बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील आवान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ हदफ कॉलेज पेशावर से है और आज हम एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू करेंगे। आज इसका शायद आखिरी लेक्चर हो, तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट सबसे प्रॉब्लमेटिक और सबसे टीचर्स का फेवरेट पार्ट, तो इसको बड़े स्लोली आराम से ज़रा देखें, क्योंकि इसी पार्ट में स्टूडेंट फंसते हैं। जब भी हम टेस्ट देते हैं तो ज़्यादातर इसी पार्ट को देते हैं, तो इसको ख़ास तौर पे आप लोगों ने देखना है। इसमें पुट करने से 0/0 आता है, इसमें पुट करने से 0/0 आता है, इसमें पुट करने से 0 पावर 0 आता है। तो इसको पुट करने से पहले आप क्या करो, दिस इज इक्वल टू लिमिट पहले अलग अलग लिख देते हैं। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 sin 3t डिवाइडेड बाय sin 2t आई। लिमिट इसके साथ भी लिख दें, t अप्रोचेस log sin t है डिवाइडेड बाय log टेंजेंट t और t अप्रोचेस टू 0, इधर j आ जाएगा, प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 t रेज टू पावर t k। इसको कहें इक्वेशन नंबर 1, इसको कहें तो रुख हम आते हैं। अब देखें इसके 3 हिस्से हैं। एक हमने इसको कैलकुलेट करना है, एक इसको कैलकुलेट करना है और एक इसको कैलकुलेट करना है। तीनों को कैलकुलेट करना आसान नहीं है, लेकिन पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, आखिर में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस लिमिट। तो इस लिमिट को फाइंड करना है, t अप्रोचेस टू 0 sin 3t डिवाइडेड बाय sin 2t। अब इसमें लिमिट पुट करें तो 0/0 फॉर्म आती है। 0/0 फॉर्म आती है तो 0/0 को आपने क्या करना है, 0/0 फॉर्म को आपने पहले ख़त्म करना है बाय लूपिटाल रूल। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 dt ऑफ sin 3t डिवाइडेड बाय dt ऑफ sin 2t। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आता है लिमिट t अप्रोचेस टू 0 sin 3t का cos 3t और फिर 3t का डेरिवेटिव 3। इसी तरह sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2t का 2। इसमें लिमिट पुट कर दें तो cos 0 1 इन डिवाइडेड बाय cos 0 इंटू 2। तो इसका आंसर पहली लिमिट का आंसर कितना आ गया, 3/2। तो फर्स्ट लिमिट का हमारे पास आंसर आ चुका है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 sin 3t डिवाइडेड बाय sin 2t। इसका आंसर आ गया है 3/2। तो ये सेकंड लिमिट फाइंड करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो सेकंड लिमिट हम फाइंड करते हैं। सेकंड लिमिट है लिमिट t अप्रोचेस टू 0 log sin t डिवाइडेड बाय log टेंजेंट t। log sin t डिवाइडेड बाय log टेंजेंट t आता है। अब 0 पुट करें तो sin 0 0 के बराबर होता है। ज़रा इसको देख लें, sin 0 इज इक्वल टू 0, log 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, log 0 इन्फिनिटी। इसी तरीके से टेंजेंट 0 भी हमारे पास 0 होता है।
इज इक्वल टू 0 और फिर log ऑफ 0 इन्फिनिटी आता है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो दिस इज इक्वल टू बाय l'Hopital रूल t approaches to 0 ddt of log sin t divided by ddt of log of tangent t। एक log of sin t है और एक log of tangent t है। ddt of log sin t divided by ddt of log tangent t। तो इसी चीज को आप जब लिखते हो लिमिट t approaches to 0, log sin t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 over sin t और फिर sin t का डेरिवेटिव cos t, log tangent t का 1 over tangent t और tangent t का डेरिवेटिव secant square t। इसी को मैं इसी के आगे लिखता हूं ताकि हमारी जगह बच जाए। t approaches to 0 आपने नीचे लिखना है, आपने इसको इसके नीचे लिखना है, मैं इसके आगे लिख रहा हूं। t approaches to 0 cos by sin cotangent t डिवाइडेड बाय 1 over tangent भी किसके इक्वल हो जाते हैं? cotangent t इनटू secant स्क्वायर क्या होता है? 1 over cos स्क्वायर t। तो ये तो अच्छा हो गया, ये दोनों आपस में कैंसर, ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट t approaches to 0 cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t cos स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? लिमिट t approaches to 0 log sin t डिवाइडेड बाय log टेंजेंट t की वैल्यू हमारे पास आ गई है। मुबारक हो, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 1। पहली वैल्यू 3/2 आई थी शायद और दूसरी वैल्यू हमारे पास 1। अब थर्ड वैल्यू हम फाइंड करते हैं, थर्ड लिमिट हम फाइंड करते हैं। तो थर्ड लिमिट हमारे पास t रेज़ टू पावर t है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल है। तो तीसरी लिमिट हम ये फाइंड करना चाहते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 t रेज़ टू पावर t। अच्छा, t रेज़ टू पावर t है, जब इसमें पुट करते हैं तो ये 0 पावर 0 फॉर्म आती है। तो ये कौन सी फॉर्म है? 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म। ये बिल्कुल नई टाइप आ गई है, बिल्कुल नई टाइप आ गई है 0 पावर 0। इसका क्या करें? तो 0 पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एक फॉर्म होती है, तो इसे इस हालत में नहीं सॉल्व किया जा सकता। हम इसको क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को सिर्फ लेते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू t रेज़ टू पावर t। इसका वेरिएबल नीचे उतारने के लिए हम दोनों साइड पर लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, y इज इक्वल टू t रेज़ टू पावर t था, तो दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। इम्प्लाइज दैट log y इज इक्वल टू log t रेज़ टू पावर t। अब log के जरिए इसको नीचे उतार लेते हैं। implies that log y is equal to t log t। log y की वैल्यू ये आ जाती है। अब आपको पता है कि log इधर से उधर जाता है तो किस में? e में कन्वर्ट हो जाता है। पहले भी आपको बताया था। मिसाल के तौर पे log y is equal to 5 है। ज़रा इस रूल को ज़रा समझ लें। log y अगर 5 है तो log y को मैं लिख सकता हूँ log y is equal to 5 into 1। implies that log y इज इक्वल टू 5, 1 की बजाय log e लिख सकते हैं। 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e के बराबर होता है। अब log के जरिए इसको ऊपर ले जाते हैं।
log y इज इक्वल टू log e रेज टू पावर 5। अगर log के बराबर है तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? e रेज टू पावर 5। तो ये याद रखें कि ये log जब भी इस साइड पे जाएगा तो ये e में कन्वर्ट हो जाता है और राइट साइड इसकी पावर बन जाती है। log लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जब जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? e में कन्वर्ट हो जाता है और राइट साइड इसकी पावर बन जाती है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर t log t। दोनों साइड पे लिमिट लगा दें, implies that y limit t approaches to 0, y is equal to लिमिट ऊपर के साथ e t approaches to 0 t log t। नई बुक में इन्होंने क्वेश्चन चेंज भी किया हुआ है, उसकी लिमिट बड़ी आसान है कैलकुलेट करना, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें यही क्वेश्चन था, तो इस वजह से अब t log t है, t की वजह 0 पुट करें, 0 इंटू इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म बनती है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एक को नीचे ले आए, तो e लिमिट t अप्रोचेस टू 0, log t को अपनी जगह पे रहें, इस t को कहें तो प्लीज नीचे आ जाए, इसको नीचे ले जाएंगे तो t रेज टू पावर कितना हो जाएगा? -1। अब इसमें t में 0 पुट करें तो log 0 इन्फिनिटी t पावर -1, यानी 1/0 भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास क्या आ जाती है? e रेज टू पावर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो लुपिटाल रूल लगा लें, t approaches to 0, 1/t डिवाइडेड बाय -1/t स्क्वायर। एक t इस t से कटेगा तो इसमें घबराएं नहीं, लिमिट t approaches to 0, ये वाला t ऊपर चला जाएगा, -t आ जाएगा। अब इसी में t की वजह 0 पुट कर दें तो e रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है? लेफ्ट साइड पर लिमिट t अप्रोचेस टू 0, y की वजह y की वैल्यू लगा दें, y की वैल्यू है t रेज टू पावर t, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है? 1। तो ये तीनों आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं बोर्ड नंबर 1, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। इसमें जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस किस्म का है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, क्या था? sin 3t बाई 2ti प्लस log sin t डिवाइडेड बाय log टेंजेंट t j प्लस अगला क्या था? t रेज टू पावर t k। दिस इज इक्वल टू, पहले का आंसर कितना आया था? फर्स्ट का आंसर आया था 3/2, दूसरे का आंसर 1 आया था, और तीसरे का आंसर कितना आया था? t पावर t का आंसर भी हमारे पास क्या है? 1k। ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब भी इस एक्सरसाइज को करें तो ये लिमिट वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोगों को क्वेश्चन 3 है कि 4 है? क्वेश्चन 3 है शायद, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। आए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट H शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों के दरमियान क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट को तो एज इट इज लिख देते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 2। क्रॉस प्रोडक्ट याद है? क्रॉस प्रोडक्ट में इधर क्या लिखते हैं? इधर i लिखते हैं, इधर j लिखते हैं, इधर k लिखते हैं।
तो पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स इधर लिखेंगे 2 माइनस टी और ई रेज टू पावर टी, और दूसरे के कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वेयर 4 साइन टी और इधर आ जाएगा 0। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, R1 से इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास i आ जाता है, ये और ये कैंसिल, तो इसको डायरेक्ट कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी इंटू 0 0, 4 साइन टी प्लस 4 साइन टी ई रेज टू पावर टी माइनस जे इंटू ये और ये कैंसिल, 2 इंटू 0 0। आप पूरे स्टेप्स के साथ करें उसे एक्सपेंड, मैं एक स्टेप बीच में से खा गया हूँ, वो स्टेप कि आप इधर डिटरमिनेंट लिखते हो, इधर भी। अच्छा, आई फिर जे लिया तो इसको और इसको छोड़ दें, 2 इंटू 0 0 माइनस टी स्क्वेयर इंटू ई पावर टी जे प्लस जब आप के लिखते हो टी अप्रोचेस टू 2 तो लिखना ही पड़ेगा ना, के लिखते हो तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, 2 4 8 साइन टी प्लस टी क्यूब। इसको ज़रा अरेंज करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू 2 4 साइन टी इंटू ई रेज टू पावर टी आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी स्क्वेयर ई रेज टू पावर टी जे, ये जे 2 दफ़ा लिख दिया है, और प्लस साइन टी 8 साइन टी प्लस टी क्यूब। अब जहां पे टी आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, टी अप्रोचेस टू 2 है तो 4 साइन 2 इंटू ई रेज टू पावर 2 आई, 2 पुट करें तो 4 ई रेज टू पावर 2 जे प्लस 8 साइन 2 प्लस 2 क्यूब, 2 क्यूब से मुराद 8 है कि ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप साइन वगैरह की वैल्यू फाइंड करते हैं तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर रखें। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अब, तो उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 किस चीज़ का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कैसे करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है और कब डिसकंटिन्यूस होता है। जब किसी वैल्यू पे वो अनडिफाइंड आ रहा हो या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो तो वो अनडिफाइंड होता है, अदरवाइज वो डिफाइंड होता है। अगर पॉलिनोमियल वगैरह हो तो वो डिफाइंड होता है तमाम रियल वैल्यूज़ के लिए। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है ये चेक करना है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई प्लस 3j प्लस माइनस 1 माइनस टी के। तो हमने इसको 3 फंक्शंस हैं, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट को f1 कह दिया है, y कंपोनेंट ऑफ फंक्शन को f2 और z कंपोनेंट को f3। तो f1 ऑफ t अगर आप इसके साथ कंपेयर करो तो किसके इक्वल है, t के। f2 ऑफ t किसके इक्वल है, 3 के। f3 ऑफ t किसके इक्वल है, -1 माइनस टी, तो -1 प्लस टी आ जाएगा। अब क्लियरली देखें, f1 भी पॉलिनोमियल है, f2 भी पॉलिनोमियल है, f3 भी पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल्स की ये खसूसियत होती है, पॉलिनोमियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि कंटिन्यूस होते हैं एवरीवेयर, देयरफॉर दे आर कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t। ये t की तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है। तो चूंकि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, तो बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। लेकिन ये तीनों फॉर्म क्या करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी को फॉर्म करते हैं।
तो कैपिटल एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी। तो हमने डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी थी, ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, दे आर एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑन द रियल लाइन। नेक्स्ट हमारे पास जी ऑफ टी, ये वाला इसी का सी पार्ट, बी पार्ट वही चीज़ है बिल्कुल, उसमें एक 1/t आ रहा है तो t आपने नॉट इक्वल टू 0 खाली लेना है। t इज इक्वल टू 0 पे वो डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी तमाम पे कंटिन्यूस होगा, बाकी पॉलिनॉमियल्स हैं। तो आपने अगर ये देखें i प्लस 2j डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी, तो इसको अगर फैक्टराइज करें, ये i के नीचे भी लिख दिया, ये j के नीचे भी, तो 1/t इंटू टी प्लस 2 और 2/t इंटू टी प्लस 1 है। तो आप अगर ये देखें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू f1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू f2। तो f1 देखें इसके इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो t इंटू टी प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, ये अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ लिखी हुई है, f1 एंड f2 आर कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t where t into t plus 1 is not equal to 0। तो either t is not equal to 0 और t plus 1 is not equal to 0। तो t plus 1 not equal to 0 लेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो t is not equal to 0, t is not equal to -1। तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, g of t, और g of t हमारे पास g of t is continuous for all real values of t except t is equal to 0 and -1। सिर्फ 0 और -1 इसमें नहीं पुट कर सकते, 0 पे भी ये डिसकंटिन्यूस होगा, कर्व गायब हो जाएगी, गेन। मैं अक्सर वो कहता होता हूँ कि पहले जो क्रिकेट के मैच होते थे 18वीं सेंचुरी में, जब क्रिकेट के मैच होते थे तो वो होता क्या था कि जब तक बॉल वापस नहीं आ जाती थी, उस वक्त रूल था कि बैट्समैन दौड़ के रन बना रहे होते थे। तो उस ज़माने में अगर फ़र्ज़ करें क्रिकेट हो रही होती, और इसको हम ज़रा इधर इंडिकेट कर देते हैं, अगर क्रिकेट हो रही होती और फ़र्ज़ करें कोई बंदा शॉट लगाता और बॉल फ़र्ज़ कर दरिया में गिर जाती, ओवर नंबर 3 में बॉल दरिया में गिर गई है, तो आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट में, टीवी पे देखा होगा कि अगर 10 स्कोर होता है तो इधर आ जाता है, 2 स्कोर हो तो इधर, 0 स्कोर हो तो उसकी बार छोटी होती है। अब ओवर नंबर 3 में उसने शॉट लगाई और शॉट लगा के वो बॉल कहाँ पे चली गई, दरिया में चली गई। जब दरिया में चली गई तो दरिया में से वो वापस तो नहीं आ सकती, फ़र्ज़ करें कोई मछली उसको खा गई बॉल को। तो अब ये है कि उन बैट्समैन ने सारी ज़िंदगी रन्स लेते जाने हैं, रन्स लेते जाने हैं, वो कभी स्टॉप ही नहीं करेंगे, उनकी नस्लें भी दौड़ती रहेंगी, उन्होंने स्टॉप नहीं करना अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये स्कोर बनता जाएगा, स्कोर बनता जाएगा, स्कोर ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि बॉल गायब हो जाए तो इसका मतलब कि अनडिफाइंड हो जाता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड है, t इज इक्वल टू -1 पे, उसके अलावा बाकी तमाम जगहों पे डिफाइन होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहता हूँ, इस साइड पे मैं आपको y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कहता हूँ बनाएं, थोड़ा सा समझाने के लिए, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। छोटा सा ग्राफ है, इसकी शेप कुछ इस किस्म की होती है। तो देखें 0 पे ये क्या होता है, इसके पैरेलल हो जाता है, 0 पे इसके पैरेलल होता है, 0 पे इसको अप्रोच नहीं करता, 0 पे ये गायब हो जाता है। और चाहे लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड पे, तो 0 पे ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये इसकी डिसकंटिन्यूटी अगर ग्राफिकली अगर आप डेस्मॉस के ज़रिए बनाएं तो वो आपके पास 0 होगा और -1 होगा। तो हमने सिर्फ वो पॉइंट फाइंड करने थे कि जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो 0 और -1 पे डिसकंटिन्यूस है। आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब पार्ट नंबर F में देखें, पार्ट नंबर F में g ऑफ t इज इक्वल टू टी आई प्लस स्क्वायर रूट टी जे डिवाइडेड टी स्क्वायर प्लस टी। तो इसको इसके नीचे भी लिख दिया, इसको इसके नीचे भी लिख दिया। अब ये पार्ट लगता तो बड़ा सिंपल सा है, ये जानबूझ के मैंने एक पार्ट को स्किप करके ये किया है कि इसमें स्टूडेंट इवन बुक में भी आंसर गलत दिया हुआ है।
तो t इंटू टी प्लस वन, टी इंटू टी प्लस वन, तो एक को f1 कह दिया, एक को f2 कह दिया है। एक को f1 का नाम दे दिया, एक को f2 का। f1 हमारे पास किसके है, t डिवाइडेड t इंटू टी प्लस वन, f2 की वैल्यू ये है। अब जब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और दूसरा स्क्वायर रूट में हो तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो f1 इज डिसकंटिन्यूअस फॉर इफ t इंटू टी प्लस वन या तो ज़ीरो हो या लेस देन ज़ीरो हो। अगर ये नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस वजह से इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो t इंटू टी प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो पे ये अनडिफाइंड होगा। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कहते हैं ना कि इसका क्या मतलब है, t इंटू टी प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज पॉसिबल इफ t इज लेस। अब देखें, दो नंबर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो से लेस है। अगर मैं कहता हूँ a इंटू बी इज लेस देन ज़ीरो, यानी a इंटू बी नेगेटिव कब आता है, अब a इज लेस देन ज़ीरो हो और b इज ग्रेटर देन ज़ीरो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि a लेस देन ज़ीरो हो और b ग्रेटर देन ज़ीरो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है a ग्रेटर देन ज़ीरो हो और b लेस देन ज़ीरो हो। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले वाली वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो, दूसरी वाली ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दिस इज पॉसिबल इफ t इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और t प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। पहली पॉसिबिलिटी हम ये ले रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, नेगेटिव। इससे वैल्यूज निकालते हैं। t इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इसी तरह लिख दिया। t इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, t इज लेस देन ज़ीरो और t इज ग्रेटर देन माइनस वन। ये मैं रेड लाइन से इधर लिख रहा हूँ, इस जगह पे लिख रहा हूं, नजर आ रहे हैं ना। तो माइनस वन एंड ज़ीरो, वो कहते हैं लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो से मुराद इस साइड पर है और ग्रेटर देन माइनस वन है इस साइड पे। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, कॉमन पोर्शन है माइनस वन एंड ज़ीरो। तो माइनस वन और t बिलोंग्स टू माइनस वन ज़ीरो है। तो यहां पे देखें माइनस वन और ज़ीरो, तो t बिलोंग्स टू माइनस वन ज़ीरो है। सिमिलरली ये f1 डिसकंटिन्यूस किस पे होगा, माइनस वन एंड ज़ीरो पे। अब अगर मैं इसको लेता हूं, किसको लेता हूं, f2 को, तो f2 भी इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो। f2 इज डिसकंटिन्यूस इफ t बिलोंग्स टू माइनस वन ज़ीरो। तो देयरफॉर, लेकिन f1 और f2 मिला के क्या बनते हैं, g ऑफ t। तो g ऑफ t इज कंटिन्यूस फॉर ऑल t वेयर t इज नॉट इक्वल टू माइनस, t की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस वन और ज़ीरो के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पहला केस है। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं कि इन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो है, तो पहले को लेस देन ज़ीरो, दूसरे को क्या लिया है, ग्रेटर देन ज़ीरो। दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ये लेस देन ज़ीरो, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो और ये लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा, ये यहां पे मैं रेड लाइन से डिनोट कर देता हूं। प्लीज इस पे जरा गौर करिए, करना नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि ये मैंने क्यों नहीं लिया। ये ज़ीरो है और ये माइनस वन है। पहला नंबर क्या कह रहे हैं कि ग्रेटर देन ज़ीरो लें, t ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो लें। दूसरा कह रहे हैं t लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। बताएं इसमें और इसमें कोई कॉमन चीज़ आई है, इसमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, नथिंग इज कॉमन, तो इस वजह से इसको नहीं लेते। इन दोनों में t ग्रेटर देन माइनस वन एंड t लेस देन ज़ीरो, इसमें कॉमन ये वाला पोर्शन है, तो इस वजह से इसको लिए है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद बुक में भी गलत दिया हुआ है, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें बुक में भी। तो g of t is continuous for all t where t is not does not belong to माइनस वन एंड ज़ीरो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कोशिश करें कि
जो फार्मूलाज मैंने इससे पिछले लेक्चर में दिए थे वो बार बार रिवाइज करें और अपने इस काम को, ये काम इंतहाई आसान है अगर आपको बेसिक लिमिट्स के रूल आते हों और थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आते हों तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू।